यस प्लीज. गुड इवनिंग एवरीवन. सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों ने चैप्टर 1 एंड 2 की बेसिकली इंट्रोडक्शन स्टार्ट करी रिगार्डिंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स. नॉर्मली सर +1 में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग स्टडी कर रहे हैं दैट रिलेट्स विद वही जो आप लोगों ने थोड़ी बहुत मे बी 9th-10th लेवल पे इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो. ठीक. सो कल की हमारी डिस्कशन लास्ट लेक्चर में कोई बहुत वाइडर डिस्कशन नहीं थी, बड़े सिंपल से टॉपिक हमने डिस्कस किए. लाइक व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमी, या इकोनॉमिक एजेंट्स का मतलब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. क्लियर. सो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होने के जो कारण थे, पहली बात तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मीनिंग आपने क्या पढ़ा. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मींस सिलेक्शन. क्लियर. कि दैट मींस इंडिविजुअल हैज टू मेक अ सिलेक्शन आउट ऑफ द ऑल्टरनेटिव यूजेस कि विच वांट ही वांट टू फर्स्ट कंप्लीट. उसको एक ये प्रॉब्लम अपनी क्या करनी पड़ेगी, दैट मींस एक चॉइस करनी पड़ेगी, एक सिलेक्शन करनी पड़ेगी. दैट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. बट इसके कॉजेज जब आप पढ़ने लगे तो कॉजेज में आपको क्या मिला सर, 4 कॉजेज मिले. नंबर 1 इज सबसे बड़ी फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जो अराइज करती है, वो द मेन बेसिक रीजन इज द रिसोर्सेज आर स्कार्स. बिकॉज अगर रिसोर्सेज ही आपके स्कार्स नहीं होंगे तो किसी तरह की प्रॉब्लम भी आपको फील करने को नहीं मिलेगी. एंड ऊपर से नॉट ओनली द रिसोर्सेज आर स्कार्स, इवन द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. एंड अनलिमिटेड होने के कारण बिकॉज द रेकरिंग कंजम्पशन नेवर एंड्स, आपको सर्वाइवल के लिए लॉट ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम, वन टू वन कंजम्पशन करनी पड़ेगी. और जब कंजम्पशन एक्टिविटी कभी खत्म नहीं होती तो ह्यूमन वांट्स कभी खत्म नहीं हो सकती. क्लियर. सो ह्यूमन वांट्स ऑलवेज ऑलवेज क्या करती हैं, प्रिवेल करती हैं. और प्लस ऊपर से जितने भी आपके पास रिसोर्सेस थे उन सारे रिसोर्सेस के अगर नेक्स्ट आगे क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं. क्लियर. देन कम्स द मेन प्रॉब्लम. नहीं तो कल मैंने एक लाइन आपको लिखवाई थी कि अगर रिसोर्सेस का सिर्फ एक ही यूज होगा, ऑल्टरनेटिव यूजेस नहीं होंगे, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करनी पड़ेगी. सर चॉइस वर्ड कब करनी पड़े, जब आपको आउट ऑफ समथिंग किसी को चूज करना पड़े, देन इट विल बी कॉल्ड एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. और आपने क्या कहा, रिसोर्सेज भले ही आपके क्या हैं, स्कार्स हैं, बट सर उन स्कार्स रिसोर्सेज का यूज ही क्या है, लिमिटेड. लिमिटेड टू वन थिंग ओनली. तो आई थिंक सो वहां पे किसी तरह की चॉइस आपको करनी नहीं पड़ेगी. वहां पे जस्ट आप एलोकेशन पे ध्यान दीजिए कि बस वेस्टेज ना हो, इस चीज का ध्यान दीजिए. द अदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में जाइए, बट मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम वहां पे आपकी अराइज नहीं होगी. क्लियर. सो जब आपके ये चारों पॉइंट्स, नंबर 1 इज द रिसोर्सेज आर स्कार्स, नंबर 2 is human wants are unlimited, number 3rd is resources can be put to alternative uses, and the last one is जितनी भी wants होती हैं that differ in intensity or word called as urgency. कल हमने एक पॉइंट रीड आउट किया कि लेट इट बी, जब आपसे पूछा गया तो आपने 5 आइटम्स गिना दी कि मुझे ये सब चाहिए. आई थिंक सो कभी भी ये सारी वॉन्ट्स इक्वल इंपॉर्टेंस की नहीं होती. जब आपको पता लगता है कि रिसोर्सेज तो क्या है, लिमिटेड हैं, आप इमीडिएटली आउट ऑफ द टोटल किसी एक को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं. दैट इज कॉल्ड एज कि वॉन्ट्स डिफर इन क्या करती हैं, इंटेंसिटी. आप हमेशा अपने रिसोर्सेज को ये माइंड में रखते हुए स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं या कहीं यूज करते हैं कि सर सबसे पहले जरूरी चीज क्या है, पहले वहां पे पैसा लगाया जाए, पहले वहां पे रिसोर्सेज लगाए जाए, रादर देन कि जिस चीज को मैं बाद में भी कर सकता था आपने उसको पहले कर दिया, वो आपकी गलती. सबसे जरूरी क्या है, सबसे पहले वो वांट को क्या किया जाए, पूरा किया जाए. तो ये आपकी थी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. नाउ द टॉपिक गोइंग ऑन जो हमारा था दैट इज ऑल अबाउट सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं सर, वो तो प्रॉब्लम आपको पता ही है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो हमारी सेम है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. बट इकोनॉमी लेवल पे हमने अपनी प्रॉब्लम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. नंबर 1 इज what to produce and in which quantity, in what quantity to be produced, and second how to produce, and number 3rd is for whom to produce. that means जिसमें कल अपने कई एग्जांपल्स अपने ली कि पर्टिकुलर आपको अपने सेगमेंट्स क्लियर करने होंगे कि मैं अपनी सर्विस, मैं अपना प्रोडक्ट किन के लिए बना रहा हूं, क्योंकि मैं अल्टीमेटली लिमिटेड रिसोर्सेज में सबकी गुड्स की प्रोडक्शन नहीं कर सकता. मुझे व्हाट टू प्रोड्यूस फाइंड आउट करना होगा.
कि मैं कैपिटल गुड्स बनाऊं या कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स बनाऊं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, पैरिशेबल गुड्स बनाऊं या कौन से। आपको अपने रिसोर्सेज डिफाइन करने होंगे कि दैट मींस आप अपने रिसोर्सेज की एलोकेशन कहां करने वाले हैं। इवन चेक कर, व्हाट टू प्रोड्यूस में आपने वर्ड पढ़ा होगा, प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, कि सर है तो वहां भी यही प्रॉब्लम है कि अल्टीमेटली रिसोर्सेज को कहां एलोकेट किया जाए, यही तो चॉइस करनी, विच टाइप ऑफ गुड्स, यही तो चॉइस करनी है। एंड अगर तुम्हें ये समझ में आ जाए कि विच टाइप ऑफ गुड्स, अगर ये सिलेक्ट हो जाए, साथ के साथ उसकी क्वांटिटी भी डिसाइड कर लो कि अल्टीमेटली दिस मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। एंड एक नॉर्मली माइंड बताइए, प्रोड्यूसर की तरह सोचिए, अगर आप प्रोड्यूसर हैं, आप कितनी गुड्स की प्रोडक्शन करेंगे, कितनी क्वांटिटी बनाएंगे, ये बताइए कितनी बनाएंगे सर। जितने की मार्केट में क्या आएगी, डिमांड आएगी। अब यही तो सवाल है। अब अल्टीमेट सर ये सारे सर्वेस करना, यही तो आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की। अल्टीमेट आई थिंक सो कोई भी बिजनेसमैन ऐसा तो है नहीं कि जो चीजें बना बना के रखी जा रहा है, स्टॉक इकट्ठा कर रहा है, सेल उसकी है नहीं। सप्लाई पे सप्लाई बढ़ाते जा रहे हो, डिमांड उसकी नहीं है। अल्टीमेट सर आप अपने रिसोर्सेज की खुद ही क्या कर रहे हैं, वेस्टेज कर। तो आपको आई थिंक सो कीपिंग इन माइंड क्या करना चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए सर, अगर सबसे पहले ये चीज पता लग जाए कि हमें करना क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, साथ के साथ इन विच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, ये भी आप अपना डिसाइड कर लीजिए, सो दैट कि मेरी रिसोर्स एलोकेशन की प्रॉब्लम तो खत्म हो। फिर मैं दूसरे सवाल पे आया, हाउ टू प्रोड्यूस। अब यहां पे तुम्हारी किस चीज की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, कि सर टेक्निक कौन सी यूज करें। और टेक्निक हमने रीड करी दो, नंबर वन इज लेबर इंटेंसिव एंड सेकंड इज कैपिटल इंटेंसिव। अब अल्टीमेटली सर आप देखिए कि अल्टीमेट मैं पूछूं कि दोनों में से बेटर कौन, सर बेटर तो दोनों है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस, अल्टीमेटली सिचुएशन बेस्ड डिपेंड करेगा। सर करने वाले लेबर से भी काम करवा रहे हैं, करवाने वाले मशीनों से भी काम करवा रहे हैं, बट अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, अपने अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। आप जस्ट मेथड कोई भी यूज करिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव क्या। अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये प्रोड्यूसर एक गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट इन दोनों में से कौन सा टेक्निक ऑप्ट करेगी, लेबर इंटेंसिव, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों को काम कार मिलेगा, लोगों को इनकम जनरेट होगी। सर वो कैपिटल इंटेंसिव के मामले से कहां जाएगी, लेबर इंटेंसिव में। और उल्टा अगर ये एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है प्रोड्यूसर, वो किस तरफ जाएगा, वो कैपिटल इंटेंसिव की ओर जाएगा। सो वट एवर बी द चॉइस, वो आप देखिए, बस अल्टीमेट थिंग इज एफिशिएंट टेक्निक को क्या करना, यूज करना, दिस इज द होली सोली मोटिव। आप कोई भी करिए, दैट इज योर डिसीजन, इट माइट बी बोथ, इट मे बी बोथ। आप लेबर से भी काम करवा रहे हैं, कैपिटल से भी काम करवा रहे हैं। एंड द लास्ट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या निकला, कहते हैं एक बात बताइए, जितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, क्या आप सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए सर्व कर पाओगे, क्या सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए गुड्स बना पाएंगे, नहीं सर। कहते इस चीज को समझने के लिए, बड़ा अच्छा पॉइंट है, इस चीज को समझने के लिए मैंने अपनी इकोनॉमी को दो पार्ट्स में बांटा, वन इज द रिच क्लास एंड सेकंड इज द पुअर क्लास। देख सिंपल सी बात, अगर पुअर क्लास के लिए बनाओगे, सोशल वेलफेयर तो अचीव होगा, बट क्या नहीं अचीव होगा, जीडीपी ग्रोथ। अगर प्राइवेट सेक्टर की तरह बनाओगे, रिच क्लास को टारगेट करते हुए गुड्स बनाओगे, जीडीपी ग्रोथ तो होगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो होगी, बट क्या नहीं होगा, सोशल वेलफेयर। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपने अपनी सर्विसेज, आपने अपनी गुड्स किन के लिए बनानी। जैसे कार की कल एग्जांपल ली, कार तो सर मर्सिडीज की भी है और कार मारुति की भी है। दोनों ने अपना टारगेट क्या किया हुआ है, सेट किया हुआ है कि मेरी सेगमेंट नॉर्मल क्लास और उनकी सेगमेंट रिच क्लास। इन्होंने अपने अपनी ऑलरेडी गुड्स को डिफाइन करा। तो मैंने फिर करा, मैं कैसा अल्टीमेटली फिर इसका सॉल्यूशन क्या। आपने तो अपनी प्रॉब्लम्स क्या कर दी यहाँ पे गाइड कर दी कि देर आर थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। अब पढ़ने में तो ये पता लगा कि अल्टीमेट कौन सी गुड्स बनाएं, कैसी बनाएं, किसके लिए बनाएं, क्लियर। अब इन चीजों का सॉल्यूशन क्या है, कहते सर सॉल्यूशन इसका कुछ नहीं, सॉल्यूशन ये है, हमें अपनी इकोनॉमी का एक स्ट्रक्चर क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा, एक सिस्टम आपको ऑप्ट करना होगा। जैसे कल आपने एक पॉइंट पढ़ा, इकोनॉमी मींस इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम और अरेंजमेंट इन विच पीपल विल वर्क एंड अर्न देयर लिविंग, जिसमें रहते हुए, जिस सिस्टम में रहते हुए अपना वो काम करेंगे, डेली एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, पैसा कमाएंगे और अपना रोज का गुजारा करेंगे, दैट ऑल कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमी। कहते हैं सर आपको इकोनॉमी को
इकोनॉमी को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। दैट मींस आपको अपनी इकोनॉमी का एक स्ट्रक्चर क्या करना होगा, डिफाइन करना। जहां पे आप लोगों ने आई थिंक सो सोशल साइंस में कहीं पहले वर्ड पढ़ा हो कि इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस 1947 से जिस इकोनॉमी में काम कर रहा है, दैट इकोनॉमी इज बेसिकली कॉल्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी मींस अपने यहाँ पे सर दो ही सेक्टर हैं, वन इज द पब्लिक सेक्टर एंड सेकंड इज प्राइवेट। बट सर हमारे शुरू से ही क्या चल रहा है, पब्लिक सेक्टर अपना काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर अपना काम। और एक इसके साथ होती है, वन इज कॉल्ड एज कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ये तेरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, कहते सर आपकी टाइप ऑफ इकोनॉमी बताएगी उसका सॉल्यूशन क्या। अब लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे पहला वर्ड पढ़िएगा, लिखा हुआ कंट्रोल्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी और वर्ड क्या लिखा हुआ है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो एक चीज बता, यहां पे प्योर किसकी चलेगी, गवर्नमेंट। अब एक चीज बता, इस इकोनॉमी में हाउ टू प्रोड्यूस का जवाब क्या होगा, इस इकोनॉमी में, ऐसी इकोनॉमी में हाउ टू प्रोड्यूस का जवाब क्या होगा, लेबर इंटेंसिव। फॉर हुम टू प्रोड्यूस का जवाब क्या होगा, पुअर क्लास। समझे ना पॉइंट। तो कहते सर मुझसे ना पूछिए कि उसका सोल्यूशन क्या है, मैं तो सोल्यूशन आपके सामने रख दिया कि आपको अपनी इकोनॉमी डिफाइन करनी पड़ेगी, आपको अपनी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा कि आपकी इकोनॉमी कौन चलाएगा। अगर तो गवर्नमेंट चलाएगी तो जवाब आपके सामने। अच्छा यही बता, अगर ये एक मार्केट इकोनॉमी, मार्केट मींस फ्री इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मींस प्रॉफिट ड्रिवन, ऐसी इकोनॉमी जो प्योरली किसके लिए बनती है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लिए तो एक ही लोग होते हैं, प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि पब्लिक सेक्टर अपनी सर्विसेज किसके लिए देगा, फॉर द सोशल वेलफेयर। तो कहता सर मेरे जवाब आपके ही क्वेश्चन में पड़े हैं कि आपको अल्टीमेटली इकोनॉमी को क्या करना होगा, स्ट्रक्चर्स में डिफाइन करना होगा। और लास्ट इकोनॉमी का नाम क्या है सर, मिक्स्ड इकोनॉमी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी फ्यूडल। सेमी फ्यूडल मीन्स, सेमी फ्यूडल मीन्स गवर्नमेंट इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल मीन्स मिक्स्ड, जहां पे सर आपकी भी चलेगी और सरकार की भी चलेगी, मिलकर दोनों काम करें। तो अब तेरे नेक्स्ट आगे पॉइंट्स में वेरी क्लियर होना चाहिए। पहला कॉलम, पहला कॉलम जहां पे प्योर किसकी चलेगी, गवर्नमेंट, मतलब मैं इसको वर्ड कह दूं पब्लिक सेक्टर। और दूसरी इकोनॉमी जहां पे प्योरली किसके चलने वाली है, और प्राइवेट फोर्सेस के सारे डिसीजन कौन लेती हैं, डिमांड एंड सप्लाई, जिसको आप कहते हैं मार्केट फोर्सेस। कहते हैं जी प्राइवेट सेक्टर का अपना कोई रेट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में डिमांड सप्लाई रेट क्या करती हैं, तय करती हैं, गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं। और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मींस जहां पे पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगे, दैट इकोनॉमी इज बेसिकली कॉल्ड एज मिक्स्ड। वन बाय वन, सबसे पहले नेचर वाइज, हाँ जी पढ़िए, नेचर मींस पढ़िए, इट इज अ सेंट्रली प्लान्ड, हाँ जी पढ़ना, क्यों जी, आप कोई पढ़ दो, आप पढ़ दो, हाँ जी। इट इज अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी विच इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ, किसके डायरेक्ट कंट्रोल में, गवर्नमेंट। मतलब प्योरली यहाँ पे तेरे सारे इकोनॉमिक डिसीजन, वट एवर बी द मेन इकोनॉमिक डिसीजन है, उन सारे डिसीजन को लेकर कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यहाँ पे मार्केट फोर्स, मार्केट फोर्सेस का कोई भी रोल प्ले नहीं। पढ़िए, हेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा, गवर्नमेंट, प्योरली। तभी इसको नाम भी देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, कैप कंट्रोल्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी मींस जहां पे एवरी डिसीजन इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। अब यही बीच वाले पॉइंट में क्या होगा, फ्री इकोनॉमी में क्या होगा, फ्री स्टैंड्स फॉर जहां पे गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन, एवरी डिसीजन इज टू बी टेकन बाय द मार्केट फोर्सेस, फोर्सेस ऐसे लिखिए साथ में सर। इट इज अ फ्री इकोनॉमी वेयर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑर्गेनाइज, क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पहली बात, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी थी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मली यही आपकी, मतलब एवरी एक्टिविटी, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना कंजम्पशन लेवल होगा, एवरीथिंग इज गाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस, एंड मार्केट फोर्सेस कौन होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। कि सर आपका जो यहाँ पे रेट भी है ना, इवन वो रेट आपकी फोर्सेस ऑटोमेटिकली क्या करेंगी, डिसाइड करेंगी। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल प्ले नहीं होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट आई बिलोंग्स टू प्राइवेट सेक्टर, मैं कौन से सेक्टर से हूँ, प्राइवेट। एक चीज बता, यहाँ का फी स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, नहीं। अब तुम देखते नहीं सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल,
सरकारी स्कूल में रेट फीस का कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। और वही प्राइवेट स्कूल्स में वो स्कूल की मर्जी है, मैनेजमेंट की मर्जी है, वो जितनी मर्जी फीस क्या कर सकती है, इंक्रीज या डिक्रीज, दैट डिपेंडिंग अपॉन द, अगर तुम्हारा स्कूल बढ़िया चलता है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस वो ज्यादा रखेंगे, फीस उनकी ज्यादा होगी। एंड अगर अल्टीमेट आपका स्कूल इतना अच्छा नहीं चलता, सप्लाई हमारी ओर से बहुत है बट बच्चे बहुत कम आते हैं, तो मेरा रेट पहले दिन से ही क्या होगा? कम होगा। तो दैट डिपेंड्स डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, उसको वर्ड बोलते हैं मार्केट फोर्सेस। और इधर चेक कर, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, हाँ जी, इंपॉर्टेंट इसमें क्या होगी? डिवाइडेशन, कि देख भाई, पब्लिक सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट सेक्टर भी। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, मिलकर चलो। जिसमें अब अल्टीमेट एक चीज बता, इस इकोनॉमी में, इस इकोनॉमी में क्या चीज होगी क्या नहीं होगी? अगर गवर्नमेंट इसकी कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट इसकी कंट्रोलिंग पावर है, तो अल्टीमेटली इस इकोनॉमी के अंदर आपको सिर्फ क्या मिलेगा? सोशल वेलफेयर मिलेगा। बट क्या नहीं मिलेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं मिलेगी। एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मींस जीडीपी ग्रोथ। क्लियर? तो अल्टीमेटली यहां पे तुझे क्या देखने को मिलेगा? सोशल वेलफेयर तो देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका टारगेट क्या होगा? पुअर क्लास। तो ये इकोनॉमी सिर्फ पुअर क्लास के लिए थोड़ी बनी है, हमने अपनी जीडीपी ग्रोथ भी तो क्या करनी है? इंक्रीज करनी है। बट इधर बता, अगर ये टाइप ऑफ इकोनॉमी हुई, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा? इसमें जीडीपी हाई जरूर होगी बट सोशल वेलफेयर नहीं होगी। तो मैंने क्या कहा, मैं कहा सर देखो, ना तो प्योर फ्री इकोनॉमी, ना तो प्योर कंट्रोल्ड इकोनॉमी, ना तो बिल्कुल गवर्नमेंट बेस्ड, ना बिल्कुल गवर्नमेंट फ्री। हम चाहते हैं कि दोनों का मिक्सचर। इसीलिए सिंस इंडिपेंडेंस आपकी जो इकोनॉमी है वो डे वन से क्या रही है? मिक्स्ड इकोनॉमी रही है, जहां पे दोनों मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या करेगी? गवर्नमेंट टेक करेगी। बड़े बड़े मुद्दे जितने भी हैं पढ़िए, इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय, हाँ जी, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंडक्टेड बाय, किसके द्वारा? जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है कुछ मार्केट करती रहे, और इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेती रहे? गवर्नमेंट। आपकी भी रह गई, हमारी। नेक्स्ट नंबर 2, मोटिव वेरी क्लियर। इनका मोटिव क्या होगा? सोशल वेलफेयर। इनका मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमेशन। और इनका मोटिव क्या होगा? इसको वर्ड बोलते हैं ट्विन ऑब्जेक्टिव। इसको वर्ड बोलते हैं ट्विन ऑब्जेक्टिव। ट्विन ऑब्जेक्टिव मींस तेरे दोनों के पर्पस पूरे हो गए, सोशल वेलफेयर भी हो गया और साथ में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगी, विच लीड्स टू जीडीपी ग्रोथ। पढ़िए सर, प्रॉफिट मोटिव इन द प्राइवेट सेक्टर एंड सोशल वेलफेयर इन द, दिस इज कॉल्ड एज ट्विन ऑब्जेक्टिव। मन करे बाय चांस क्वेश्चन पूछा जाए कि मिक्स्ड इकोनॉमी आपके ट्विन ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करती है? यस सर, प्राइवेट सेक्टर वाले पैसा कमाने पे लगे हुए हैं और पब्लिक सेक्टर वाले सोशल वेलफेयर करने में। इसको ना एक वर्ड बोलते हैं, साइड पे अगर मेंशन करो, जीडीपी विद इक्विटी या इक्वालिटी, जीडीपी विद इक्वालिटी। क्लियर? या जिसको कहते हैं इक्विटेबल ग्रोथ। अल्टीमेटली जहां पे सर जस्टिस भी होगा, इक्वालिटी भी होगी, सोशल वेलफेयर भी होगा एंड जीडीपी ग्रोथ भी होगी। क्लियर? जीडीपी ग्रोथ, ग्रोथ बढ़ाएगा, जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ विद इक्वालिटी, जीडीपी ग्रोथ विद इक्वालिटी। चलिए नेक्स्ट इज रोल ऑफ गवर्नमेंट, बताइए रोल ऑफ गवर्नमेंट के बेसिस पे बताओ। फर्स्ट वाले में फुल कंट्रोल, सेकंड वाले में नो कंट्रोल, एंड थर्ड वाले में मिक्सर पार्शियल कंट्रोल। पढ़िए, फुल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द पब्लिक एंड पार्शियल कंट्रोल ऑन द किसपे? प्राइवेट सेक्टर। क्लियर? मिक्स्ड इकोनॉमी में यही चलेगा। और ये चेक सेंटर वाले में देख, देयर इज अ नो, एंड इधर द गवर्नमेंट प्लेस एक्टिव रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आगे चलिए, कंज्यूमर सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मींस फ्रीडम। अब अल्टीमेटली आपकी इस इकोनॉमी के अंदर, तीनों टाइप ऑफ इकोनॉमी के अंदर सबसे ज्यादा कंज्यूमर अपने आप को फ्रीडम कहां फील करेगा? फ्री इकोनॉमी में। किसमें? फ्री इकोनॉमी में, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट इकोनॉमी। क्योंकि जहां पे सारे डिसीजंस आर टेकन बाय द मार्केट फोर्सेस। डिमांड सप्लाई ऑटोमेटिकली अपना रेट क्या करेंगी? तय करेंगी। क्लियर? पढ़िए सर, द कंज्यूमर इज नॉट सॉवरेन, दैट मींस द सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड्स। कि यहाँ पे सर आपकी तो चलने नहीं वाली, यहाँ पे किसकी चलेगी? सेंट्रल अथॉरिटी मींस गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी मींस गवर्नमेंट। एंड इधर कंज्यूमर इज अपने आप में क्या होगा? सॉवरेन। सॉवरेन मींस फ्रीडम, ही कैन बाय अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। फिर वो वही खरीदेगा जो उसको चाहिए, जो उसको मनपसंद होगा, वही वो क्या करेगा? परचेजिंग करेगा। और इधर द कंज्यूमर इज क्या होगा? सॉवरेन, दैट मींस मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर भी फ्रीडमनेस होती है। हाउ एवर
PDS stands for public distribution system. PDS stands for public distribution system. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो इंश्योर करता है क्या, एसेंशियल गुड्स की सप्लाई। ये होता है ना, सरकारी डिपो बने होते हैं जहां से आपको राशन मिलता है। जिन लोगों का राशन कार्ड बना होता है, ब्लू कार्ड वाले, नीला कार्ड जिसको कहते हैं अपने नॉर्मली, कि जिन लोगों का बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, उनको राशन कहां से मिलता है, PDS, द फेयर प्राइसेस शॉप्स। क्लियर, सरकारी डिपो से उनको ये सामान मिलता रहता है। तो यहाँ पे दोनों की चलेगी, सरकार अपना काम करती रहेगी, प्राइवेट वाले अपना खुद काम करते रहेंगे। चलिए, कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, एक चीज बताइए, फर्स्ट वाले में रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नमेंट। नेक्स्ट वाले में कंट्रोल्ड बाय द पीपल, और इस वाले में नेक्स्ट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। द इंपॉर्टेंट थिंग इज सर, फर्स्ट वाले में प्राइस डिटर्मिन कौन करेगा, गवर्नमेंट। सेकंड वाले में मार्केट फोर्सेस, एंड थर्ड वाले में सर असेंशियल गुड्स को छोड़कर। असेंशियल गुड्स का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय असेंशियल गुड्स? जो लाइफ के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्लियर, जैसे आटा, दाल, चीनी। अभी जैसे लेटेस्ट मिल्क के प्राइसेस क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। 2-2 रुपए लीटर उन्होंने क्या करा, इंक्रीज करा। सर वो गवर्नमेंट बेस्ड स्टेप था। इन कंपनीज के पास पावर नहीं अपना कोई भी रेट क्या करने की, इंक्रीज करने की, बिकॉज मिल्क इज असेंशियल गुड। तो इन असेंशियल गुड्स को छोड़कर तू बाकी किसी सेक्टर में अपना जो मर्जी काम कर, जो मर्जी रेट रख। आप देखते नहीं रेस्टोरेंट्स में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट एरियाज में, सबके अपने अपने रेट हैं, किसी के बहुत महंगे हैं, किसी के बहुत कम। हाँ, फिर वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं है, आपकी इच्छा, आप जितना मर्जी रेट रखें। फिर पढ़िए, प्राइसेस आर डिटरमिन्ड बाय द, क्या लिखा हुआ है, मार्केट, बट द गवर्नमेंट रेगुलेटेड द प्राइसेस ऑफ रेगुलर गुड्स, और साथ में लिख असेंशियल गुड्स। असेंशियल गुड्स कि जितनी भी आपकी असेंशियल गुड्स होती हैं, असेंशियल गुड्स का प्राइस कौन डिटरमिन करता है, गवर्नमेंट डिटरमिन करती है। बाकी सारी चीजों का प्राइस आपकी मार्केट फोर्सेस रख ले, हमें कोई दिक्कत। क्लियर, तो ये अल्टीमेटली अब जैसे अगर बात करूं कंट्री टू कंट्री ऐसे ही इकोनॉमिक सिस्टम क्या किए जाते हैं, डिसाइड। अब जैसे इंडिया ने सिंस इंडिपेंडेंस 1947 के बाद कौन सा सिस्टम ऑप्ट करा कि हम तो जी मिक्स्ड इकोनॉमी में काम करें। अगर वही मैं चाइना की बात करूं, चाइना ने, रिपब्लिक ऑफ चाइना जब से लॉन्च हुआ, अल्टीमेटली उसके बाद सर उन्होंने पता कौन सा मेथड अडॉप्ट किया, दैट इज कंट्रोल्ड इकोनॉमी। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है सर, उनको अपना सिस्टम सही लगा। अपने वालों को क्या लगा, नहीं सर ओनली पब्लिक सेक्टर नहीं, प्राइवेट सेक्टर का भी इक्विवेलेंट रोल होना चाहिए। हम लोगों ने कौन सी इकोनॉमी को ऑप्ट करा, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जैसी इकोनॉमी होगी वैसे आपके सेंट्रल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपके सामने पड़ेगा। क्लियर, अब जैसे आपने एक चीज यहां पे कहा, कहीं ना कहीं वो आ रहे, ये रहा मोटिव का पॉइंट आपने पढ़ा यहाँ कि वेरी क्लियर सर, अगर इस इकोनॉमी को गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी तो गवर्नमेंट तो किसके बारे में सोचेगी, सोशल वेलफेयर के बारे में सोचेगी। और इस इकोनॉमी को अगर रेगुलेट कौन करेंगी, मार्केट फोर्सेस, मतलब प्राइवेट सेक्टर, तो वो आई थिंक सो प्रॉफिट के बारे में सोचेगी। और जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा उतनी जीडीपी ग्रोथ भी ज्यादा होगी। तो वो कॉमन सेंस है। और अगर मिक्स्ड इकोनॉमी में है तो आप दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे करोगे, सर जीडीपी भी ग्रोथ करेगी और प्लस सोशल वेलफेयर भी होगा। सो ये आपके सॉल्यूशंस हैं अल्टीमेट आपकी इकोनॉमी के रिप्लाईज। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर दैट पढ़िए जी, डिफरेंस बिटवीन, एक छोटा सा टॉपिक है इन बिटवीन आपके पास आता है। पहले आज हम डिफरेंसेस ही कवर करेंगे, देन वी विल स्टेप टू द नेक्स्ट मेन टॉपिक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पढ़िए, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर हमारी इकोनॉमिक्स की ये दो ही मेन ब्रांचेस हैं, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज मैक्रो। एक्चुअली ये जो वर्ड अपने आप में है, माइक्रो वर्ड यूज किया जाता है फॉर स्मॉल एंड मैक्रो वर्ड यूज किया जाता है फॉर लार्ज। अब पॉइंट इज, कहते हैं सर इकोनॉमिक्स में आपने पूरी इकोनॉमिक्स को दो अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया, वन इज एट द माइक्रो लेवल एंड सेकंड इज एट द मैक्रो लेवल। बट व्हाट एक्चुअली द माइक्रो मैक्रो लेवल इज, कहता सर कुछ नहीं है, तो वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो वही इकोनॉमिक इश्यूज हैं, वही इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। उन इकोनॉमिक इश्यूज को, उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करना एक छोटे से लेवल पे, बड़े स्मॉल लेवल पे, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स।
एंड जब उन्हीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करना एट अ मैक्रो इकोनॉमी लेवल पे, लार्ज लेवल पे, नेशन लेवल पे, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। पर अगर मैं तुम्हें कह दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम अलग थी, मैक्रो लेवल पे जाते प्रॉब्लम अलग हो जाती है, नो, द प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। बट द थिंग इज उसको डील करना एक इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे अ कस्टमर, अ प्रोड्यूसर, अ फर्म, अ पर्सन, एक सिंगल सिंगल लेवल पे, बड़े माइन्यूट से लेवल पे, छोटे से लेवल पे अगर कंसीडर करना, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट पूरे इंडिया लेवल पे, पूरी इकोनॉमी लेवल पे, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। पढ़िए सबसे पहला पॉइंट, मीनिंग। हाँ जी, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स problems issues at an, underline the word at an individual level, individual level means एक कंज्यूमर के लेवल पे, एक प्रोड्यूसर के लेवल पे, एक सिंगल फर्म इंडस्ट्री, तो अल्टीमेटली सर उसको हम वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो लेवल। कि आप अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक इश्यूज को बहुत ही छोटे लेवल पे डील कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े लेवल पे आप लोग डील नहीं कर रहे। बट यही प्रॉब्लम्स को एट एन इकोनॉमी लेवल पे अगर स्टडी किया जाए, इकोनॉमी एज अ होल, जिसको कहते हैं नेशन लेवल, इन दैट केस आई कैन से दैट कि सर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील नहीं कर रहे, आप मैक्रो की बात कर। अब अल्टीमेटली +1 में जो तुम्हें पढ़ने को मिलेगी दैट इज माइक्रो, एंड +2 के अंदर जो पढ़ने को मिलेगी दैट इज मैक्रो। मेरे लिए तो दोनों कॉमन चलती हैं, आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाना एंड +2 वालों को मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाना। पर अगर मैं कहूँ लेक्चर में बड़ा फर्क है, क्योंकि तुम लोगों की जो यहाँ पे बातें होंगी, तुम लोगों की यहाँ पे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी, इकोनॉमिक इश्यूज होंगी, वो बड़े माइन्यूट लेवल पे, छोटे लेवल, जैसे एक सिंगल कंज्यूमर के बारे में बात करनी है, एक सिंगल प्रोड्यूसर के बारे में बात करनी है, और वहां पे एग्रीगेट लेवल पे, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, इकोनॉमी लेवल पे गवर्नमेंट क्या करती है, तो वो उस पॉइंट से लेक्चर का बहुत फर्क पड़ गया, क्योंकि वहां मैं टीच कर रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स, द प्रॉब्लम्स एट द इकोनॉमी लेवल, और यहां तुम बात कर रहे हो सिर्फ एक सिंगल पर्सन लेवल। क्लियर? चलिए, सेंट्रल प्रॉब्लम, यस इट डील्स विद, हाँ जी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ ये डील करता है, ये तो हमने पढ़ ही लिया, ये तो आपकी मेन चीज है। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि अपने रिसोर्सेज को कहां एलोकेट किया जाए। इन सिंपल वर्ड्स, माइक्रो लेवल पे आपकी प्रॉब्लम क्या है, माइक्रो लेवल पे आपकी प्रॉब्लम क्या है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि रिसोर्सेज को कहां एलोकेट किया जाए। मेरा सबसे बड़ा मेन सवाल तो ये है। नंबर 2, इधर इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर डिटर्मिनेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। वहां पे सर आपके इश्यूज ही थोड़े डिफरेंट शेप ले लेते हैं। यहाँ पे आप एक माइन्यूट बड़े छोटे से लेवल पे बात कर रहे हो, वहां पे आप एक मैक्रो लेवल पे बात करना, तो वहां पे आप लोगों की जो टर्मिनोलॉजी है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बन जाती। अब अल्टीमेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट आज की डेट में मोस्ट काम क्या करती है, वो इस तरह की स्कीम्स, इस तरह के प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स बनाते हैं कि लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले, रोजों को लोगों को क्या मिले, अल्टीमेट कामकार मिले, जितना कामकार मिलेगा उनकी इनकम होगी। एंड सर मैक्रो लेवल पे इकोनॉमी पैसों से चलती है, एंड इकोनॉमी में पैसा कहां से आएगा, अगर इनकम हो, इनकम होगी तभी तो नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, खर्च करेंगे। अगर इनकम ही नहीं होगी, खर्च कहां से करोगे, एंड कब तक खर्च करोगे, मांग मांग कर या अपनी सेविंग्स में से कब तक खर्च करोगे। तभी कल मैंने बार बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या सर्वाइवल के लिए, इस इकोनॉमी में रहने के लिए, क्या आपको कोई एक्टिविटीज करना जरूरी है। यस सर, आपको अपनी लिविंग जनरेट करनी पड़ेगी, इनकम कमानी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा, सो दैट कि आप लोग अपना नेक्स्ट आगे क्या कर सके, अपनी एक अच्छी लाइफ बिता सके। एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे आज के टाइम में पर्टिकुलरली हम जिस बैकग्राउंड से हैं, जैसी फैमिली से हम लोग हैं, हमारा पास्ट जो था पेरेंट्स का, वो तो ठीक है, निकल गया या चल रहा है, बढ़िया निकल रहा है, अच्छा है। बट हमारी नेक्स्ट आगे जनरेशन जो आगे जा रही है, डे बाय डे चेंजेस जो इस इकोनॉमी के अंदर आप लोग देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो सर मतलब अल्टीमेटली पैसा बहुत कमाना पड़ेगा, कि जिस तरह के अपने खर्चे, जिस तरह के लिविंग स्टाइल, जिस तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आजकल होता जा रहा है, लोग वेस्टर्न कल्चर की ओर ज्यादा जा रहे हैं, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा होती जा रही है, तो उस हिसाब से तो आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज अपनी वांट्स क्या करनी पड़ेंगी, रिस्ट्रिक्टेड करनी पड़ेंगी, सिंपल सी बात।
एक तरफ कहते हो जी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, मेरे पास सब कुछ हो, और रिसोर्सेज क्या है, बिल्कुल, फिर नहीं पॉसिबिलिटी। या तो मन समझाओ, सिंपल सी बात है कि अपन नहीं वीकेंड्स पे पार्टी पे जाना, कहीं बाहर घूमने नहीं जाना, टूरिंग पे नहीं जाना, घर पे रहना, फिर तो अलग बात है। अदरवाइज अगर मन में डिजायर्स हैं, मन में वांट्स हैं, तो उनको पूरा करने के लिए तो सर आपको लिविंग कमानी पड़ेगी, कोई ना कोई खर्चा करने के लिए क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं, माइक्रो लेवल पे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज डिमांड एंड सप्लाई, और मैक्रो लेवल पे जो होते हैं होते यही हैं, बट उसको इकोनॉमी लेवल पे कैलकुलेट करना दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मतलब यहां पे वर्ड चलते हैं एडीएस, इसको शॉर्ट वर्ड बोलते हैं एडीएस, और यहां पे सिंपल डीएस, दैट इज डिमांड सप्लाई। सर पॉइंट का फर्क ये था, ये इंडिविजुअल लेवल पे हैं, वो इकोनॉमी लेवल पे, तभी तो मैंने वर्ड क्या बोला, एग्रीगेट। एग्रीगेट मींस टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी, टोटल सप्लाई इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट, प्रॉब्लम सॉल्वर कौन है, प्राइस इज द, यस प्लीज, इनकम इज द डिटर्मिनेंट टू वर्ड, क्या लिखा हुआ है, सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब देख दोनों में मेन फर्क, माइक्रो लेवल तुम जो +1 लेवल पे भी पढ़ने वाले हो, तेरी सारी डिसीजन मेकिंग, सारी अल्टीमेट प्रॉब्लम्स को एक ही चीज सॉल्व कर देगी, दैट इज प्राइस। कहते मार्केट में सर इक्विलिब्रियम स्टक नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम स्टक करने का मतलब सर डिमांड सप्लाई में क्या है, डेविएशंस है, कभी डिमांड बढ़ गई, कभी सप्लाई कम होगी। कहते कुछ नहीं सर, एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, प्राइस को चेंज करो। जैसे ही प्राइस को चेंज करोगे, डिमांड एंड सप्लाई रिएक्ट करेंगी ऑटोमेटिकली, दोबारा फिर किस में आएंगी, इक्विलिब्रियम में आएंगी। और वही मैक्रो लेवल पे प्राइस नहीं मैटर करता, मैक्रो लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्वर कौन है, इनकम। हर चीज का +2 में जो तुम पढ़ोगे, हर चीज की प्रॉब्लम सॉल्वर जस्ट एक वर्ड है, दैट इज इनकम। इनकम लोगों की चेंज कर दो, कम कर दो या ज्यादा कर दो, ऑटोमेटिकली तेरी इकोनॉमी के अंदर सारे फ्लोज क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आप देखते नहीं कभी कभी इकोनॉमी में स्लम्प आता है, स्लम्प आने का मतलब कि मार्केट बिल्कुल क्या चली जाती है, डाउन चली जाती है, मंदी में चली जाती है। और कभी ऐसी भी आती है स्टेज जब मार्केट बिल्कुल बूम पीरियड पे होती है, टॉप पे होती है। सर ये तो फिर इनकम का फर्क है ना। अब मार्केट में जब तेजी आती है, पैसों में तेजी बढ़ जाती है, मार्केट में जब स्लंप आता है, पैसों का सर्कल टाइट हो जाता है। मतलब हर चीज इकोनॉमी लेवल पे जो जुड़ी हुई है, वो किससे जुड़ी हुई है, इनकम से। कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्वर कौन है, सर इनकम है। इनकम को प्लस माइनस करो, तू देख आगे से आगे से आगे सारी प्रॉब्लम तेरी ऑटोमेटिक क्या होंगी, सॉल्व होगी। और एक से दूसरी चीज कनेक्टेड है, तू एक को चेंज कर, आगे सब में चेंज आए। आगे बढ़िए, ऑल्टरनेटिव नेम, इसका दूसरा नाम क्या है जी, प्राइस थियरी, और इसका दूसरा नाम क्या है, थियरी ऑफ, जो इनके डिटर्मिनेंट्स हैं वही इनका नाम। ये बड़ी फेमस बुक थी, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? नेक्स्ट इज टर्म। ये टर्म चली कहां से, सर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये भी क्या था, ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल, मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल रोल की अगर बात की जाए सर, मार्केट फोर्सेस, हाँ जी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मतलब यहाँ पे प्योरली रोल प्ले किसका है, मार्केट फोर्सेस का। एंड मार्केट फोर्सेस आपकी कौन सी हैं, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई अपने आप क्या करेंगी, चेंज करेंगे, और इस पूरी इकोनॉमी को क्या करेंगी, रेगुलेट करेंगी। बट इस तरफ गवर्नमेंट की पॉलिसीज, क्योंकि मैक्रो लेवल है, इकोनॉमी लेवल है, तो इकोनॉमी लेवल पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्ले द सेंट्रल रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, तो जब भी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में डील करना होता है, तो वहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज, आरबीआई की पॉलिसीज, सेबी की पॉलिसीज, अलग अलग तरह की जो वेरियस अथॉरिटीज हैं, द गवर्नमेंट अथॉरिटीज की वहां पे बड़ी रोल प्ले होती है। क्योंकि ये मैटर कोई छोटे मोटा लेवल नहीं है, ये मैक्रो लेवल की बात चल रही है, इकोनॉमी लेवल की बात चल रही है। अब जैसे नॉर्मली हम लोग भी अपना इमोशनल होकर कई बार वर्ड कह देते हैं कि अल्टीमेटली सर ये पाकिस्तान वाले या अदर कंट्रीज वाले कभी भी देखो इंडिया के लोगों को मार देते हैं, या कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं, इतनी भी क्या इनकी हिम्मत। मानना वाकई में उनका कोई इतना लेवल नहीं है, बट हमें जो डिसीजन है वो इमोशनली होकर नहीं, थोड़े से प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पे सवाल सिर्फ एक पर्सन का नहीं, पूरे देश का है। क्लियर? आपके जस्ट एक इशारे से होने को बहुत कुछ हो जाए, बट आपको नहीं पता कि अगर आपने कोई बहुत ज्यादा संगीन स्टेप्स ले लिए,
ऑल ओवर द इकोनॉमी के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर में भी दूसरी कंट्रीज आपके अगेंस्ट हो जाए। अब आपने क्या करा, बिना पूछे, नेचुरली सर इन चीजों की परमिशंस लेनी पड़ती, इन चीजों के लिए बाकी यूनाइटेड नेशन एंड ऑल सबको इन्वॉल्व करवाना पड़ता है, तो जाके डिसीजंस क्या होते हैं, ओके होते हैं। ये थोड़ी कि मन में इमोशनल आया कल सुबह जाके खत्म कर दो, समझे ना पॉइंट। तो ये क्योंकि वो डिसीजन कौन से लेवल का है, मैक्रो लेवल, कि सर वो प्रॉब्लम जस्ट एक इंडिविजुअल किसी बच्चे के पॉइंट से नहीं है कि आपने इमोशनली होकर सोच लिया तो उसको ऐसा कर देंगे, खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इकोनॉमी लेवल पे सोचना पड़ेगा। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कि यहाँ पे मार्केट फोर्सेस के अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज का अपने आप में क्या है, ज्यादा रोल है। क्लियर, लो जी, यहां तक एक बार फटाफट यही यही पर्टिकुलर एक डिफरेंस रीड आउट करिए। नेक्स्ट आगे डिफरेंस आपके पास आएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, बड़ा इजी सा टॉपिक है। यहां तक एक बार दोनों डिफरेंसेस जल्दी देखिए, कोई भी डाउट है तो पूछिए, एक एक करके कंप्लीट करिए, सो दैट कि नेक्स्ट आगे टॉपिक्स में आपको डाउट ना रहे। करिए करिए फास्ट, जस्ट एक स्क्रीनिंग करिए, किसी भी वर्ड को लेकर अगर आपका डाउट है तो पहले उन डाउट्स को क्या करिए, क्लियर करिए जल्दी। हाँ जी बताइए, डन, इजी पार्ट। चलिए नेक्स्ट आइए सर, आगे जो डिफरेंस आपके पास है, बड़ा एक इजी सा टॉपिक है, ये भी आपके चैप्टर 1 एंड 2 के अंदर ही बुक में कंटेन होगा, और इतनी श्योरिटी है ये कंटेंट पूरा यहां से पढ़ने के बाद आप बुक इजीली डायरेक्टली क्वेश्चन पार्ट में जा सकते हो, कंटेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। क्लियर, कि नेक्स्ट आगे माइक्रो के जितने भी टॉपिक्स आप मेरे साथ डील करेंगे, 1 to 1 नोट्स आप लोग मेरे साथ क्लासरूम पार्ट में खुद बनाएंगे। जैसे लास्ट आप में से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जिन्होंने लगाया लेक्चर, मैं इवन इसके बाद ऐप के ऊपर वो अपडेट भी करूंगा। तो पर्टिकुलरली जस्ट आपका काम है 1 to 1 वो सारे नोट्स बनाना, बैकग्राउंड से उसके टेस्टिंग करना, प्लस अल्टीमेट उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करना। ये हम लोग यहीं बैठकर क्या क्या करेंगे, पूरा कवर अप करेंगे। क्लियर, बस आपकी ओर से जो एश्योरेंस चाहिए, जो करवाया जा रहा है, दैट इज द फाइन, कि सर हमारी ओर से ओके है, हमने उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, हमने अपनी ओर से उसको पढ़ लिया, उसका टेस्ट भी देकर नंबर अच्छे ले लिए, दैट इज अ गुड थिंग। क्योंकि मैं जब टेस्ट नॉर्मली बनाऊंगा, मैं वेरियस एंगल्स कवर करने की कोशिश करूंगा, जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एंड माइट बी एक आधा क्वेश्चन मैं जरूर ऐसा रखता हूं जो नॉलेज बेस्ड होता है, कि आपका दिमाग उसके बारे में क्या सोचता है। एंड अगर आप मेरे उन सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तभी आप देखना पढ़ाते टाइम भी, नेक्स्ट ऑन अपनी टीचिंग में भी, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन पहले बताने से पहले आपसे पूछता हूं कि व्हाट डू मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या हो। आप जितनी अपनी इस क्रिएटिविटी को अंदर लेकर जाएंगे, उतना नेक्स्ट आगे आप लोगों को वैल्यू इनपुट मिलेगा कि वाकई में सर मजा आ रहा है कि इकोनॉमिक्स पढ़ने। कोई भी टॉपिक मेरी आप कॉमन आप देखना, कोई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी पहली कोशिश होगी आपसे पूछना कि आपका इसके बारे में क्या पॉइंट है, क्या आप इसके बारे में जानते होंगे, पहले आप अपनी एक वैल्यूडेशन दी। माइट भी आधे पर्सन सही हो, कहीं सुना हो, स्कूल लेवल पे सुना हो, या कहीं पुराना कोई बैकग्राउंड, क्योंकि है तो सर ये इंग्लिश के वर्ड्स नहीं है, बट एटलीस्ट एक मीनिंगफुल वर्ड्स है इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग। अब जैसे वर्ड देख, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज नॉर्मेटिव। मेन थिंग इज जो
एक्चुअली इकोनॉमिक्स है, जो फैक्ट हैं, उनको कहा जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और कैसी आगे होनी चाहिए, अपन नॉर्मली अपने कहते नहीं सर, कुछ चीजों को एनालिसिस करने के बाद यार इकोनॉमी में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा रूल बनना चाहिए, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। दैट इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कॉल्ड एज नॉर्मेटिव। पहला पॉइंट सर, अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करती है विद द थिंग्स एज दे आर, जैसे वो हैं। अब नॉर्मली एक चीज बता, मैं कह रहा हूं इंडिया में गरीबी है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है? पॉजिटिव, एज दे आर, जो चीज है मैंने तो वही बताई। इंडिया में गरीबी को ऐसे दूर किया जा सकता है, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? बिकॉज इसके अंदर मैंने क्या प्रोवाइड करा, या कोई वैल्यूएबल क्या दी, जजमेंट। और यही तेरा डिफरेंस है, यही तेरा डिफरेंस है सर। पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर ना कोई सुजेशन होगा, ना कभी कोई वैल्यूएबल जजमेंट होगी, वो सीधा फैक्ट होंगे। अगर मैं तुझे एक बात कहूं, यहां पे ये वर्ड क्या होगा, फैक्ट, जब मर्जी वेरीफाई करो। अच्छा एक चीज बता, फैक्ट तो वेरीफाई हो पाएंगे? मैं कह रहा हूं जी इंडिया में 1965 1965 में हमारी वर्ल्ड वॉर हुई थी, यस, वेरीफाई कर लो, चेक कर लो, मैंने कौन सा कोई नॉर्मेटिव चीज बताई? मैंने तो वही चीज बताई जैसे वो हुई, मतलब मैंने एक फैक्ट बताया। सर फैक्ट को तो क्या किया जा सकता है, वेरीफाई। क्या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं? वेरीफाई तो तब करो ना अगर ये क्या हो, हैपन हो। ये तो एक सुजेशन है, ये तो अपने आप में क्या है, वैल्यूएबल जजमेंट्स हैं। और ये हर पर्सन के ओपिनियंस, अगर एक वर्ड समझो, दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज ओपिनियंस, अपनी अपनी सोच है हर पर्सन का। इन चीजों को वेरीफाई करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। पढ़िए सर, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टेल्स अस, क्या लिखा हुआ है, व्हाट ऑट टू बी, इसको लिख, क्या होना चाहिए, दैट इज, क्या होना चाहिए। कि अगर आपकी स्टेटमेंट्स में वर्ड क्या मिल रहा है, आपने स्टेटमेंट पढ़ी और वहां पे क्या लिखा हुआ है कि क्या होना चाहिए, तो आप एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। क्लियर? तो बेसिकली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब जो वैल्यूएबल जजमेंट्स के साथ डील करे, सुजेशंस के साथ डील करे, जो ये चीज बताए क्या होना चाहिए, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और क्या एक्चुअली है, वो कौन है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पढ़िए डिस्क्रिप्शन, दीज स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब, हाँ जी, Statement describe what was under the given circumstance, क्या है, क्या था, मतलब कम से कम मैं पास्ट या किसकी बात कर रहा हूं, प्रेजेंट, मैं फ्यूचर की बात तो नहीं कर रहा। और जहां पे बात की जाए व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस, मतलब यहां पे आप किसकी बात कर रहे हैं सर, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर की बात करना, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर? आगे बढ़िए, कैपेसिटी ऑफ वेरिफिकेशन, हाँ जी। These statements are capable of verification as these are based on, ये किसके ऊपर बेस करती हैं, फैक्ट्स पे बेस करती हैं। और इधर these statements are not capable of verification as these are not based on, ये कौन सा कोई फैक्ट बेस्ड है? तभी तो मैंने कहा था कि सर वेरिफिकेशन दोनों में से किसकी करनी पॉसिबल है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, क्योंकि मैंने व्हाट इज व्हाट वाज, क्या है और क्या था, मैंने वो चीज बताई। ये फैक्ट बेस्ड थी, इनको वेरीफाई करना अपने आप में क्या है, इजी है। नेक्स्ट इज वैल्यू जजमेंट, किसमें पास हो रही है दोनों में से, वैल्यू जजमेंट किसमें पास हो रही है, वैल्यू जजमेंट नॉर्मेटिव, जजमेंट किसमें पास हो रही है, व्हाट ऑट टू बी, किसमें जाएगी सर, दिस। यहां तो कोई वैल्यू जजमेंट जाएंगी नहीं, मैं तो वही चीज बता रहा हूं जो एक्चुअली है। क्या मैंने अपनी कोई जजमेंट सुनाई, क्या मैंने कोई अपनी ओपिनियन प्रेस्क्राइब करी, मैंने अपना व्यू तो बताया नहीं, मैंने तो व्हाट इज एंड व्हाट वाज, मैं तो वही बता रहा हूं। पढ़िए, these statements do not pass any, क्या लिखा हुआ है, वैल्यू जजमेंट। और इधर these pronouns, हाँ जी, value judgment as these are opinion, और क्या लिखा हुआ है, suggestions। इसीलिए सर जैसे नीचे एग्जांपल पढ़ना, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ चॉइस। अब ये अपने आप में कौन से स्टेटमेंट है, पॉजिटिव, ये बता रही है व्हाट इज, ये फैक्ट बता रही है, यस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, द स्टडी ऑफ चॉइस। और
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड मेक इंडिया पॉवर्टी फ्री। ये कौन सी स्टेटमेंट है? नॉर्मेटिव। जिसमें एक क्या दिया जा रहा है? सुजेशन। जिसमें एक क्या दी जा रही है? ओपिनियन। एक जजमेंट पास की जा रही है कि सर अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की जाए ना तो इंडिया अपना पॉवर्टी फ्री हो सकता है। हुआ तो नहीं। दैट मीन्स व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। यहां पे जब आप एक वैल्यू जजमेंट पास करते हैं, एक ओपिनियन पास करते हैं, देन यू आर डीलिंग विद नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और जहां तुम फैक्ट के साथ डील करते हो, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर? देखिए, चेक करिए फटाफट यहां तक एक बार, देन आगे मेरा नया टॉपिक, बड़ा अच्छा टॉपिक, नेक्स्ट सिनारियो में हम लोग जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। करिए चेक जल्दी। द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट आगे डिस्कशन हमारी अलग लेवल पे चलेगी, बट यहां तक एक बार जो भी टॉपिक आपका हुआ, आराम से पर्टिकुलरली इसके ऊपर टाइम लीजिए और फटाफट बताइए। यस प्लीज। सो प्रीवियस अभी तक आपने जो टॉपिक रीड आउट किया, बिकॉज यहां से नेक्स्ट आगे टॉपिक आपका एक अलग पिच पे जाएगा, अलग थिंग्स में डिस्कस करेंगे, बट अभी तक अगर आज की बात करें, सिर्फ आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए। वन इज द सॉल्यूशंस टू द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। एंड सॉल्यूशन आपको क्या मिला कि आपको अपनी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा कि या तो कंट्रोल्ड इकोनॉमी होगी, या फ्री इकोनॉमी होगी, या मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड जिस टाइप ऑफ इकोनॉमी में आप लोग प्रिवेल करेंगे, जो भी स्ट्रक्चर आप लोग ऑप्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ऑटोमेटिकली आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। नंबर 2 डिफरेंस हमने रीड आउट किया रिगार्डिंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो। सर एक्चुअली इकोनॉमिक प्रॉब्लम कोई अलग नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द सेम इवन एट द माइक्रो एंड एट द मैक्रो लेवल। बट द थिंग इज, जब आप उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एक इंडिविजुअल के लेवल पे डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो लेवल, एंड लार्ज लेवल पे डिस्कस करते हैं इकोनॉमी लेवल पे, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो। क्लियर? एंड द लास्ट जो रिसेंटली आपने टॉपिक पैकअप करा, दैट इज रिगार्डिंग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मींस जो फैक्ट बेस्ड बातें, जिनको इवन तुम नेक्स्ट आगे वेरीफाई भी कर सकते हो, प्लस प्लस द स्पेशल थिंग इज सर, ये व्हाट इज एंड व्हाट वाज, मतलब थिंग्स एज दे आर के बारे में ही गाइड करते हैं, नॉट कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती हैं। और अल्टीमेट कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ चुका, 4 स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये बताइए, बस बाकी छोड़ो कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या नॉर्मेटिव, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। मतलब जिस स्टेटमेंट में तुम्हें वैल्यू जजमेंट देखने को मिले, ओपिनियन प्रेस्क्राइब करते हुए मिले, जिसके अंदर कुछ सुजेशन देखने को मिले, ऐसा हो सकता था, ऐसे सही किया जा सकता है, दैट मीन्स यू आर गिविंग अ सुजेशन। इन दैट केस यू आर ऑलवेज यूज अ वर्ड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, अदरवाइज इट इज बेसिकली अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। आगे चलिए। नाउ द कॉन्सेप्ट इज रिगार्डिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मुझे आप अभी तक बताइए, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मीनिंग आपने क्या पता? व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब क्या था? दैट मीन्स बताइए। दैट मीन्स आउट ऑफ द ऑल्टरनेटिव यूजेस यू हैव टू सिलेक्ट एनीवन। यही पॉइंट था। दैट मीन्स यू हैव टू मेक अ सिलेक्शन ऑफ वांट्स, ऐसी सिलेक्शन जिसमें आप अल्टीमेटली सारी वांट्स को पूरा नहीं कर सकते, आपको अल्टीमेट किसी ना किसी एक तरफ तो होना पड़ेगा। और मेरी कल की लैंग्वेज में ये बात आई थी कि सर इतनी बात कॉमन है, अगर किसी एक को चुनोगे तो वही दूसरे को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर एक तरफ गेन होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा? नुकसान। वो तो कॉमन सेंस है। अब दोनों चीज तो पूरा हो नहीं पाएंगे, तो अल्टीमेटली यहां से टर्मिनोलॉजी निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कहते हैं सर, जहां भी आपने अपने रिसोर्सेज लगाए हैं ना, जहां भी आपने अपने रिसोर्सेज लगाए हैं, जहां लगाए वो तो छोड़ो, जहां नहीं लगाए, मतलब किसी गेन के लिए
जो तुमने सेक्रीफाइस करा दैट विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द फर्स्ट वन। अब लेट इट बी आउट ऑफ द टोटल, अगर मैं कहूं 1 2 3 4 5, ये अलग अलग यूजेस थे। पहली बात, क्या सारी वॉन्ट्स इक्वल इंपॉर्टेंस की होती? अल्टीमेट, ले तो गारंटी कह रहा हूं, गारंटी, इन 5 में से 3 तो ना तुम कभी भी स्किप कर सकते। हमेशा सवाल आएगा लास्ट किसी 2, इसमें या इसमें। थोड़ा सा डाउट ऑलवेज हमेशा रहता है कि अल्टीमेटली, क्योंकि इस 5 में से 3 ऐसी होंगी, जैसे कहते हैं नहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 में से 2 ऑप्शन है तो पहला बता होते हैं कि ये नहीं आएंगे, गारंटी है। उल्टा डाउट किसमें आ रहा होता है? 2 में, ए या डी, किसी 2 में से। वही सेम सीन यहां पे। तो अल्टीमेट, बट तुझे तेरे माइंड में पता भी है कि अगर मैंने ए को टिक करा तो डी छोड़ना पड़ेगा, डी को टिक करा ए छोड़ना पड़ेगा, बट मैं दोनों तो नहीं टिक कर पाऊंगा। सेम चीज यहां पे, अगर मैं तुमसे पूछूं अल्टीमेट, मान ले सपोज यहां से तूने क्या करा, सर नंबर 3 कट कर दिया, नंबर 5 कट कर दिया और नंबर 2 कट कर दिया, डन। मैं कह सर ये तो पोस्टपोन हो सकती है बड़े आराम से, मेरे को आज नहीं चाहिए, इनको छोड़ो, मुझे बस ना थोड़ा सोचना पड़ रहा है किसके रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, क्योंकि मेरे पास कितनी ऑप्शंस आ रही हैं? 2, 1 एंड 4। और गिवन रिसोर्सेज में गिवन टेक्नोलॉजी में मैं ये दोनों ऑप्ट कर सकता हूं, बट हाँ प्रोवाइडेड या तो 1 या 4, दोनों पॉसिबल नहीं। अब इन दैट केस मैं क्या करूं? कहते सर पहली बात, जिसको भी तुम ऑप्ट करोगे, जिस पे भी तुम अपना मन रखेगा, मान ले 1 या 4, जिस पे भी रखेगा, जिस पे भी रिसोर्सेज लगाएगा, आप तो अपनी ओर से बेस्ट टू बेस्ट कोशिश करोगे एंड वहीं लगाओगे। मान लो इसमें भी मैंने अपना मन पूरा पक्का करके बोल दिया, क्या मैं तो जी नंबर 4 वाले पे लगा, दैट मीन्स तुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में से मिल रही थी? नंबर 4 में से। सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस में से मिल रही थी? नंबर 4 में से। दैट यू ऑप्टेड फॉर, तभी तूने अपने रिसोर्सेज उठाए और नंबर 4 पे लगा दिए। पर एक चीज बता, क्या नंबर 4 में जो रिसोर्सेज लगाए, क्या इसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? यस। जहां तुम ये नेक्स्ट बेस्ट लगा सकते थे दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द नंबर 4। अब अगर नंबर 4 में मैं ना लगाता, कहां लगाते? 1 में। कहां लगाते? 1 में। तो 4 में जो तुमने लगाए इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन है? पढ़िए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज, इसको मैं कई एग्जांपल से डिस्कस करूंगा, अभी तो जस्ट एक नॉमिनल सा पॉइंट है, अलग अलग वे आउट से बताऊंगा। पढ़िए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज, हाँ जी, वैल्यू ऑफ अ फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या हुआ? रिसोर्सेज। वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स पढ़िए, बढ़ के लिखा हुआ है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सर जो उसका नेक्स्ट, एक वर्ड यहां पे ऐड कर, इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज, मतलब सर जो वहां पे उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज था, जहां पे तुम इसको लगा सकते थे, तो मतलब सर तुमने यहां पे रिसोर्सेज लगाने के लिए किसको छोड़ा? सामने वाले को। तो जहां तुमने लगाए, इसको ये मत सोचना कि यहां से प्रॉफिट हो या नुकसान हो, इसका कौन सा कोई कॉस्ट है? कॉस्ट है, क्योंकि यहां लगाने के लिए तुम ऑलरेडी किसी को छोड़कर आए। तो कीपिंग इन माइंड, फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज बताना, मैंने क्या करा सर, मैंने क्या करा, 10 लाख रुपए लेकर एक बिजनेस स्टार्टअप कर, सुन ध्यान से, 10 लाख रुपए की कैपिटल लेकर, जैसे आप लोग आजकल अकाउंट्स में एंट्री पास करते हैं, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 10 लाख रुपए आपने अपने बिजनेस में डाल दिए और बिजनेस अल्टीमेट आपने क्या कर लिया? रन कर। क्लियर? अगर मैं बिजनेस ना करता, पहली बात, क्या इस 10 लाख रुपए का एक ही यूज है बिजनेस में लगेगा? कहीं भी लगा सकते थे, कहीं भी यूज कर सकते थे। मतलब रिसोर्सेज के क्या हैं? पहली बात, रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड। एंड रिसोर्सेज के क्या हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस। क्या ये पैसा सिर्फ बिजनेस में लग सकता है? कहीं भी लगा लो सर। मैं तो कह रहा हूं आपने बिजनेस में लगाया, आप इसको बिजनेस में लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर बिजनेस में ना भी लगाते
आप इसकी बैंक में क्या करवाते, एफडी, एंड एफडी के ऊपर बैठे बिठाए आपको कितने परसेंट मिलता, 7% मिलता। 10 लाख का 7% कितना हुआ, 70,000। कितना हुआ, 70,000। एंड बिजनेस में से मैं कितने कमा रहा हूं, 60,000 रुपीज। इज इट प्रॉफिटेबल, इज इट प्रॉफिटेबल? क्या ये फायदे का बिजनेस है? ये मैं 60,000 रुपए कमा रहा हूं, 10 लाख रुपए लगाया। आप जब ये वैल्यू सुनेंगे आपके माइंड में क्या वर्ड आया, आपके माइंड में वर्ड क्या है, इससे बढ़िया तो एफडी थी। यहां रोज इतना बिजनेस करा, रिस्क लिया, एफर्ट्स करे, मेहनत करी, क्या मिला, 60,000। और वो बैंक वाले बैठे बिठाए मुझे कितना दे रहे हैं, 7%, वो भी रिस्क फ्री। ये पता नहीं मर मर के मैंने कैसे कमाए होंगे, डेली शॉप ओपन करना, बंद करना, टेंशन लेना और करना, वो बैठे बिठाए मुझे कितना दे रहे हैं, 70,000। क्या फायदा हुआ? मतलब तुमने इसका कंपैरिजन, इस 10 लाख रुपए का कंपैरिजन, पहली बात 10 लाख लगाया कहां पे, बिजनेस में। इसकी ऑल्टरनेटिव यूज क्या था, एफडी। मतलब आपने इस 10 लाख का ऑल्टरनेट क्या ढूंढा, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट क्या था, सर ऐसे ही अपने बिजनेस में लगाए, इससे बढ़िया एफडी करवा लेते। कितनी रिटर्न आती है बिजनेस में से, मैं क्या 6%, 7% तो बैंक दे रहा है। फिर आपको फायदा क्या हुआ? हाँ, या तो कहो कि 10 लाख रुपए लगा के मैंने 1,20,000 कमाए, फिर तो देखो जी फायदा है, फिर तो बहुत फायदा है। कितनी परसेंट रिटर्न होगी, 12%। और इधर बैंक वाले कितने दे रहे हैं, 7%। फिर तो मैं कहूं कि आपने वाकई में डिसीजन जो लिया वो एक इकोनॉमिक डिसीजन लिया, बढ़िया डिसीजन लिया। अब बता क्या फायदा हुआ। और दूसरी बात, वेन एवर यू आर अर्निंग समथिंग इन बिजनेस, वेन एवर, जब भी तुम बिजनेस में पैसा कमा रहे हो, कम या ज्यादा, तेरे माइंड में एक फिगर घूम रही है, क्या, क्या, सोच। जब भी तुम बिजनेस में पैसा कमा रहे हो, कम कमा रहे हो, ज्यादा कमा रहे हो, तेरे माइंड में एक चीज घूम रही है, दैट इज एफडी का ब्याज। अल्टीमेटली कि अगर मैं ये पैसा बिजनेस में ना लगाता, इससे भला वो कर लेता। अब क्या इस चीज को मैं इग्नोर कर सकता हूं कि अल्टीमेट सर इसकी तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ही नहीं, कम कमाओ ज्यादा कमाओ, कमा तो रहे हैं। मैं क्या सर नहीं, हर चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तुमने रिसोर्सेज अपने कहां लगाए, यहां लगाए। अगर रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज हैं तो जहां तुमने लगाए और जहां तुम लगा सकते थे, दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, एट दिस स्टेज मैं यहां से अगर बात करूं कि जितने साल मुझे एज अ सीए बने हुए हो गए, पर्टिकुलरली मैं मंथली लेट इट बी 1 लाख पर मंथ जनरेट करूं, महीने का मैं लाख रुपए कमाता हूं मान लो, डन। एंड मेरे सेम स्टेज पे अगर मैं किसी जॉब प्रोफाइल में होता तो मुझे 1,50,000 पर मंथ मिलता, 1.5 लाख रुपए पर मंथ मिलता। मतलब यहां होने के लिए मैं क्या छोड़कर आया, जॉब। तो जो मैं छोड़कर आया वो कॉस्ट, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी किसके लिए, यहां पे। मुझे हर वक्त ये चीज याद रहती है कि पर्टिकुलर अगर मैं वहां होता, मतलब मैं अपने आप में क्या हूं, रिसोर्स, लेबर अपने आप में क्या है, रिसोर्स। मैंने अपने आप को इंडल्ज कहां किया, यहां। और क्या मेरा, सुन ध्यान से, क्या मेरा ऑल्टरनेट यूज था, यस, इंडस्ट्री, जॉब, नेक्स्ट आगे और बहुत फील्ड है, आप कहीं भी जा सकते थे। बट मैंने एक वर्ड यूज करा, नेक्स्ट। वर्ड क्या बोला, बेस्ट ऑल्टरनेट। अच्छा एक बात बता, मैं अपने इस बिजनेस में से पर मंथ कितना जनरेट कर रहा हूं, 1 लाख पर मंथ। मुझे एग्जांपल देना, ये मैं करंट बिजनेस में से मान ले कि मैं लाख रुपए पर मंथ जनरेट कर, और मैं अपने आप को नेक्स्ट आगे 2 जगह और जा सकता था। लेट इट बी अगर जॉब में जाता, लेट इट बी अगर मैं इंडस्ट्री में जाता। अगर मैं जॉब में जाता तो 1,20,000 पर मंथ मिलते, और अगर इंडस्ट्री में जाता तो 1,30,000 पर मंथ मिलते। तो ये बात बता, इस इस प्रोफाइल के लिए जहां मैं अभी बैठा हूं, इस प्रोफाइल के लिए व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंडस्ट्री। वाई, ऑल्टरनेटिव जबकि 2 थे, मैंने वर्ड लिखा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट। बेस्ट ऑल्टरनेट तो नेचुरली कौन हुआ, विच एवर इज हायर। कि सर अब बच्चे कहते ना जी ना, जॉब भी तो हो सकती है।
सर वर्ड इज बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट। जहां तुमने अपने आप को इंडल्ज किया, जहां तुमने अपने आप को इंडल्ज किया, कॉमन सेंस है, उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट क्या है, वो तुम्हारी पहले वाले के लिए क्या बनती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट ऐसा कभी नहीं होता, कभी मत कह देना अच्छा हाँ रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूज ही ना हो, जो मैंने कल भी लिखवाया था, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूज ही ना हो, फिर बात अलग है, फिर तो सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ही नहीं, क्यों, रिसोर्स का एक ही यूज था, वही लग पाएगा, समझे। बट जहां पे रिसोर्सेज के क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस, वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वर्ड आपके पास मिलेगा मिलेगा, बिकॉज किसी एक को गेन करने के लिए तुम दूसरा क्या करके आए हो, सेक्रीफाइस करके आए। तो द सेक्रीफाइस पार्ट फॉर गेनिंग वन विल बी क्या माना जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब होता नहीं बिजनेस के केस में, मैं कहता 10 लाख रुपए यहां लगा दिए और कितना कमा रहे हैं, सिर्फ 60,000 रुपए। अच्छा एक बात बता, अगर लेटेड बी अगर तुम यहां से 80,000 भी जनरेट कर रहे हो, बिजनेस में से 80,000 रुपीज भी जनरेट कर रहे हो, क्या इज इट वर्थफुल, क्या इज इट वर्थफुल, सो वर्थफुल। और ठीक ठाक सर, ठीक ठाक क्यों, 70,000 तो वैसे भी बैंक दे देता फ्री में, और वो भी बिना किसी मेहनत के, बिना किसी रिस्क के, फिर तुमने क्या उखाड़ दिया, 70,000 का मैक्सिमम कितना बनाया, 80 बनाया, क्या बड़ी बात है। या तो क्या 1, 20, 1.5 लाख, 2 लाख, फिर तो हम माने कि भाई तेरा बिजनेस तो बहुत बढ़िया, तूने तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कहीं पीछे छोड़ दिया। तो मतलब तेरे माइंड में हमेशा फिगर क्या घूम रही होती है, कि जहां रिसोर्सेज लगाए कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, नहीं तो मैं ये रिसोर्सेज कहां लगा सकता था, इसके नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट में लगा सकता था। तो तेरे माइंड में ना हमेशा हमेशा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट चल रहा होता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज मैंने क्या कर दिए, कहीं गलत यूज कर दिए और बाद में पता लगा यहां से भी गए वहां से भी, इससे बढ़िया तो वो कर लेते। समझे ना पॉइंट, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पढ़ी। सो बेसिकली ये तो सारी जस्ट अपने आप में एग्जांपल्स थी जितनी भी हैं, और यही कल को आपके क्वेश्चन का, जो मैंने जॉब इंडस्ट्री वाला पूछा, ये क्वेश्चन ही ऐसा है, क्वेश्चन ही कि आपसे पूछा जाएगा कि लेट इट बी यू हैव द 2-3 ऑप्शंस, सर नॉट 2-3, जस्ट वन वर्ड, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट क्या है, दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन मीन्स जहां तुम बैठे, जो तुम कर रहे हो, जहां तुमने रिसोर्सेज लगा रखे हैं, उसके लिए द सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेट जो है, दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द फर्स्ट। पढ़ी। यस प्लीज। इट इज द वैल्यू ऑफ वर्ड, हाँ जी, इट इज द वैल्यू, हाँ जी पढ़ी, इट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट यूज टू विच क्या लिखा हुआ है, रिसोर्सेज कैन बी या कुड बी क्या लिखा हुआ है, पुट। व्हाट डू यू, कुड बी का मतलब क्या हुआ, किए जा सकते थे, बट मैंने करा नहीं, मैंने तभी तो क्या करा, अल्टीमेटली उसके बजाय, वहां लगाने की बजाय यहां लगा दिए। तो जो तुम छोड़कर आए हो ना, जो तुम छोड़कर आए हो, वो पहले वाले के लिए क्या बनती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट ये मत कभी कह देना कि सर इनकी तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, प्रॉफिट या लॉस हो तो अपना ही है। नहीं नहीं सर, ऑलवेज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके साथ में बैठी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बता, 10 साल की वर्किंग करने के बाद एक पर्सन 40 लाख की नौकरी पे पहुंचा, वो 40 लाख की नौकरी छोड़कर क्या कल को किसी बिजनेस सेटअप में आ सकता है, बताइए। पहले तो क्या वो किसी बिजनेस सेटअप में कल को आ सकता है कि अपनी इंडस्ट्री लगाए, आ सकता है, मन कभी भी चेंज कर, बट उसके मन में हमेशा हमेशा एक चीज घूमेगी, क्या, नौकरी। कि बिजनेस में आ तो गए, बट अपा 40 लाख की नौकरी छोड़कर आ रहे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा डिसीजन क्या हो जाए, गलत हो जाए। बिकॉज एक चीज को गेन करने के लिए दूसरा क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस, दोनों तो नहीं मिलेंगे। समझे ना पॉइंट। तो वो ऑलवेज ऑलवेज, और एक पोजीशन पे बाद जाकर इतना रिस्क कोई नहीं लेता, अल्लाह कहता जो नौकरी चल रही है, तभी कहते नहीं बिजनेसमैन बाय बर्थ होते। अल्टीमेट एक बार अगर किसी के आप लोग इंप्लॉय बन गए और आपको आदत पड़ गई फिक्स खाने की, फिक्स खाना, सैलरी से फिक्स, सैलरी मंथली मंथली क्या मिलेगी, फिक्स मिलेगी। और छोटी मोटी सैलरी हो ना, बंदा रिस्क लेने को राजी हो जाए। इतने बड़ी सैलरी पे जाके 50 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज,
इतनी बड़ी सैलरी स्केल्स पे पहुंचकर किसी के अंदर इतना रिस्क एपेटाइट नहीं होता कि अपने आप को वो क्या कर दे, शिफ्ट कर दे। हाँ, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिले तो अलग बात है कि 50 की जगह 60 की ऑफर आ रही है, वो अलग चीज है। अदरवाइज तुम कह रहे हो जी 50 से नीचे जाना है, अगले के माइंड में रहेगा भाई सोच समझ के डिसीजन लियो, 50 लाख को लात मार के जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ अगर गेन होगा वही दूसरी तरफ सेक्रीफाइस भी, और गेन की गारंटी नहीं है, सेक्रीफाइस पूरा ये छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ऑलवेज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या करती है, प्रिवेल करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज, और इट इज डिफाइंड एज, हाँ जी पढ़िए। is defined as the value of the benefit that is दैट इज सेक्रीफाइस्ड, और बेसिकली इट इज द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट जो आपने क्या करा, सेक्रीफाइस करा बाय चूजिंग एंड, चूजिंग एंड क्या लिखा हुआ है, ऑल्टरनेटिव। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी कमोडिटी इज दी क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ अदर गुड्स विच हैव बीन गिवन अप, गिवन अप के नीचे लिख सेक्रीफाइस्ड, which have been sacrificed in order to produce क्या लिखा हुआ है, that commodity। मतलब उस कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी आपने क्या करा, सेक्रीफाइस करा, दैट विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द फर्स्ट। मतलब जहां तुम लगाए बैठे हो और जहां तुम लगा सकते थे नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द फर्स्ट वन। आगे बढ़िए, मतलब एक सिंपल वर्ड अगर समझ रहे हो ना, जिसके लिए जो छोड़कर आए हो वो उसकी क्या बनेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं अल्टीमेटली यहां बैठने के लिए जॉब छोड़कर आया, तो यहां के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जॉब में मिलने वाली सैलरी। आगे बढ़िए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मानिए एक प्लॉट ऑफ लैंड है, कैन बी यूज टू कल्टीवेट, क्या लिखा हुआ है, वीट एंड राइस। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो दोनों तरफा यूज हो सकती है, वीट एंड राइस। पर एक बात बता, या तो वीट होगी या राइस होगी, या दोनों होंगी बट प्रोपोर्शन में होंगी। पर अगर कल को किसी एक को बढ़ाना है तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा। देखो जी, 3 पॉसिबिलिटी तो मैंने बता दी, या तो कंप्लीट राइस वीट 0, या कंप्लीट वीट राइस 0, या इक्वल। बट कल को अगर कहीं भी प्रोपोर्शन चेंज करोगे, कहीं भी चेंज करोगे, एक बढ़ेगा दूसरा कम, इतनी कॉमन सेंस। क्लियर? बिकॉज उसकी वजह क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मैंने पहले वर्ड क्या बोला, अ प्लॉट ऑफ लैंड, नॉट मल्टीपल। एक ही प्लॉट ऑफ लैंड है, या तो कनक उगा ले या राइस उगा ले या दोनों कर ले, अगर एक को बढ़ाएगा तो दूसरा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यस प्लीज। इफ द फार्मर यूजेस दिस प्लॉट ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस राइट, जो उसके लिए कितने पैसे लेकर आती है, 10,000। 10 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ राइस, राइस के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनेगी, वीट जो तुम छोड़ कर आए, और वीट से आपको कितने पैसे बनते थे, 5,000। हाँ वो बात अलग है, तेरा डिसीजन क्या रहा, अच्छा रहा। अगर वीट प्रोड्यूस करते तो कितना मिलता, 5। राइस प्रोड्यूस करी तो कितना मिला, 10। बट ये मत कहना 10 के लिए, राइस के लिए कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। क्यों? राइस उगाने के लिए क्या छोड़कर आए, वीट, जहां से तुझे कितने मिलते, 5। वो बात अलग है कि मेरा प्रॉफिटेबल डिसीजन रहा, मेरा सही डिसीजन रहा, फिर तो राइस बढ़िया सर, कम से कम 10,000 तो मिल रहा है। आगे बढ़िए, द वैल्यू ऑफ द फॉरगॉन, इसको वर्ड बोलते हैं द वैल्यू ऑफ द फॉरगॉन ऑल्टरनेटिव। क्लियर? इसको एक लिख ले, यही चीज चाहे इसी के आगे इसको फुल स्टॉप कर देते हैं यहां पे। द वैल्यू ऑफ द फॉरगॉन ऑल्टरनेटिव विल बिकम, ये लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ द फॉरगॉन ऑल्टरनेटिव विल बिकम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, कहेंगे क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑप्टेड, कि जो आपने ऑप्शन क्या करी है, ऑप्ट करी है, उसके लिए जो तुमने छोड़ा उसकी वैल्यू क्या बनती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती है। जैसे 10 द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ रिसोर्स इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ, हमेशा वर्ड क्या आता है, नेक्स्ट बेस्ट। ये बेस्ट वर्ड का मतलब क्या हुआ, कई बार से ना ऑल्टरनेटिव कई होते, बट मैंने उनमें से कौन सी बात करी, नेक्स्ट बेस्ट की बात करी, जो उनके उसके बाद मतलब यहां तो है, इसके बाद सबसे बढ़िया कौन था, दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द फर्स्ट।
मे बी वो मल्टीपल ऑप्शन हो, 1 2 3 हो, बट उनमें से बेस्ट कौन था, दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द फर्स्ट। क्लियर? चलिए सर, नेक्स्ट बेस्ट यूज टू विच द रिसोर्सेज कैन बी, क्या लिखा हुआ है, पुट, जिसमें हम अपने रिसोर्सेज पुट इन कर सकते थे, दैट इज द मेन पॉइंट। और यहीं से, इसी टर्मिनोलॉजी से एक वर्ड निकलता है कॉल्ड एज मार्जिनल, और पूरी इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल। एडिशनल मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एडिशनल एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली सर, इतनी तो कॉमन सेंस हमें भी है कि एक यूनिट भी अगर तुम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनोलॉजी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको कॉम्बिनेशंस क्या बनाए, जैसे अभी तक कॉम्बिनेशंस मैंने क्या बताए, या तो कंप्लीट व्हीट, या कंप्लीट राइस, या पार्शियल, यही चलेंगे। बट मुझे पता है कि अगर इस कॉम्बिनेशन को चेंज करोगे, किसी एक को बढ़ाओगे तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, कम। मुझे वही चीज फाइंड आउट करनी है, किसी एक को बढ़ाने से दूसरी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कितना चेंज आया, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पढ़िए सर, इफ द रिसोर्सेज आर, यस प्लीज, If the resources are transferred फ्रॉम वन यूज टू द अदर, अगर रिसोर्सेज एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाए जा सकते हैं, देन इट इज ऑब्वियस दैट देयर वुड बी, क्या होगा, लॉस इन द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द अदर। मतलब एक तरफ क्या होगा, गेन, एक तरफ क्या होगा, लॉस। लॉस मीन्स सेक्रीफाइस। आगे बढ़िए, this loss is basically called as marginal opportunity cost, which is also known as, इकोनॉमिक्स में इसका दूसरा नाम क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? और ये जो भी टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर। ये किसके व्यू पॉइंट से है, प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से ये टॉपिक आप नेक्स्ट आगे पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? चलिए, एमआरटी इज डिफाइंड एज, हाँ जी, as the ratio of number of units of one good sacrifice to produce the, underline, to produce the one more unit of the other। एक सिंपल सी बात ये बता, जैसे अगर तेरे सामने मैं टेबल को एक्सप्लेन करूं, देर आर टू गुड्स, गुड एक्स, गुड वाई। टेबल देखने से तुझे क्या दिख रहा है कि पहला कॉम्बिनेशन, पहली बात तो कॉम्बिनेशन मीन्स द पॉसिबिलिटीज, जो ये शो कर रहा है, या तो सारी की सारी गुड्स वाई बना लो और एक्स को बना ही मत, और जो कॉम्बिनेशन ई है वो क्या शो कर रहा है, सारी की सारी गुड एक्स बना लो, वाई बनाने की जरूरत नहीं। और बीच वाले बी सी डी, ये क्या पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, कुछ पार्ट एक्स बना लो, कुछ पार्ट वाई, बट इतना पता है किसी एक को अगर बढ़ाओगे तो दूसरा कम। अब एक बार बता, जब तुम इसके 0 से 1 पे आए, 0 से 1 पे आए, व्हाट इट मींस, एक्स का एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से तुझे वाई के कितने छोड़ने पड़े, 100 से कितने पे आगे, 90, कितने छोड़ने पड़े, 10। तो एमओसी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला पढ़ियो क्या लिखा हुआ है, डेल्टा वाई। पहली बात तो डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, और इसको वर्ड बोलते हैं सेक्रीफाइस ओवर गेन। तुझे कितने छोड़ने पड़े, 10 छोड़ने पड़े एक के लिए, तो आपकी एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कितने निकल कर आई, 10। अब आगे चलियो, 1 से 2 पे जाने के लिए कितने छोड़ने पड़े, एंड आगे 2 से 3 पे जाने के लिए कितने छोड़ने पड़े, एंड 3 से 4 जाने के लिए कितने छोड़ने पड़े। पॉइंट इज कि एमओसी इस केस में क्या हो रही है, इंक्रीज। एमओसी क्या हो रही है, इंक्रीज। और बढ़ती हुई एमओसी ही तेरे कॉन्सेप्ट को, नेक्स्ट आगे वर्ड आएगा हमारा कल का, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो मेन आपका टॉपिक है, चैप्टर 1 और 2 का मिक्स है। यही हमारा एक लेक्चर का काम है जो पेंडिंग है कल का, दैट इज द लास्ट लेक्चर, एंड आपका कंप्लीट चैप्टर 1 क्या हो जाएगा, पैकअप। क्लियर? सो नॉर्मली हमने पॉइंट कहा, तो अब मुझे इसको एक्सप्लेन करना, क्या ये डेफिनेशन अब समझ में आ रही है। कहते सर एमआरटी कुछ नहीं, एमआरटी जस्ट अपने आप में एक रेशो है। किस चीज की रेशो, जो शो करती है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एक्स को बनाने के लिए कितने एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वाई तुम्हें छोड़ने पड़े, सेक्रीफाइस करने पड़े। सो इट्स अ बेसिकली रेशो ऑफ sacrifice over gain. In simple words, it is a ratio of sacrifice over gain. What it means,
to produce one extra unit of other good, how many units are to be sacrificed for the first one? That is basically called as MRT, marginal rate of, वर्ड क्या बोला मैंने, ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन कौन वर्ड यूज करते हैं? प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म किसमें करते हैं? फिनिश्ड में. तभी इसका दूसरा नाम क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT. और इधर वर्ड क्या लिखा हुआ है सर? बेसिकली द बेसिक वर्ड इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और एक चीज देख, मैंने मार्जिनल को वर्ड क्या बताया था? एडिशनल. एडिशनल कैलकुलेट करने के लिए ऑलवेज ऑलवेज दो लेवल्स का होना जरूरी है. एक चीज बता, क्या नंबर ए वाले पे तूने कैलकुलेट करी? ए वाले पे कैलकुलेट करी? सर ए पे तो बैठे हो, जब चेंज करोगे, जब पॉसिबिलिटी चेंज करोगे तभी तो मार्जिनल निकालूंगा. नहीं तो यहां तो कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है. क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि मार्जिनल कैलकुलेट करने के लिए ऑलवेज ऑलवेज कितने लेवल्स का होना जरूरी है? तभी देख मैंने क्या लिखा, जब ए से कितने पे गए, बी से कितने पे गए, सी से कितने पे गए, डी से, तो दो लेवल्स का होना जरूरी है. दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एंड हियर लास्ट वर्ड, द अबव टेबल शोज एमओसी ऑफ द एक्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स. एक यूनिट ऑफ एक्स प्रोड्यूस करने के लिए द प्रोड्यूसर हैज टू सैक्रिफाइस सम यूनिट्स ऑफ वाई. एंड बेसिकली MOC इज द शेप ऑफ, क्या लिखा हुआ है? PPC. इन अदर वर्ड्स, जो तुम्हारी PPC की शेप है. अब जैसे इस केस में साइड पे डायग्राम ड्रॉ करिए, साइड पे डायग्राम ड्रॉ करिए. इस केस में आपकी MOC क्या है? सिंस या लिखा ही होगा, चलो नहीं तो यहां पे शॉर्ट वर्ड, MOC इज इंक्रीजिंग, हेंस द शेप ऑफ कर्व, the shape of curve will be concave to the origin. सिंपली सर, एक तरफ लिखिए गुड एक्स नीचे, गुड एक्स, और इस तरफ लिखिए गुड वाई. सर ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, और कॉनकेव शेप बनाइएगा गोल, ऐसे कनकेव. कॉनकेव इसको लिख दीजिए पॉइंट ए, पॉइंट ई, कॉनकेव टू द ओरिजिन. क्योंकि सर MOC आपकी इंक्रीजिंग है, इसीलिए मैं कह रहा था कि मैंने स्पेस बीच बीच में ड्रॉप आउट करी हुई है, सो दैट कि आप लोगों का काम भी इन नोट्स के ऊपर रहे. मैं कभी नोट्स ऐसे कंप्लीट नहीं देता, कुछ ना कुछ ऐसे ही मैं आपको थियरी ऑफ सप्लाई के, थियरी ऑफ डिमांड के कई टॉपिक्स तो मेरी ओर से बुकलेट्स मिलेंगे आपको बीच में. क्लियर? सो नॉर्मली इन बुकलेट्स को संभाल कर रखिएगा, ये लाइफ टाइम आपके नेक्स्ट आगे काम आएंगी, तो इनकी प्रॉपर एक फाइल लगा लो. क्लियर? सो जैसे मैंने आपको ये प्रिंटेड फॉर्म में दिया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मेरे साथ में. क्लियर? डिमांड का टॉपिक जो है, डिमांड एक टॉपिक, एक चैप्टर आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिलेगा, उसमें कुछ करने वाला नहीं होगा, सिर्फ डायग्रामेटिक ऐसे साइड पे फिगर्स आपको ड्रॉ करनी होंगी. बाकी काम हम तभी कह रहा हूं जब टाइम इतना हमारे पास गिवन है पूरा साल, मैं 1 to 1 सारे टॉपिक्स कराऊंगा. ईच एंड एवरी वर्ड हम क्या करेंगे? कवर अप करेंगे, वो भी जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट ना हो, हम वो भी कवर करेंगे. क्लियर? हम अपने स्कूल के अकॉर्डिंग टू नहीं, हाँ, बट तुम्हारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि अल्टीमेट जो स्कूल में गोइंग ऑन है, जो भी रिसेंटली आपके एग्जाम्स जैसे जैसे आने वाले हैं, टाइमली कन्वे करना, बताना, कि सो दैट कि कहीं से अगर बैकअप, देखो पॉइंट क्या है, अब स्कूल लेवल है, आप में से ही, चलो मैं किसी स्टूडेंट का अगर सिलेबस देख रहा था कि टीचर्स ने मतलब रैंडमली स्टार्ट कर दी, उनके सिलेबस में 9th चैप्टर भी डाल रहे हैं अभी आफ्टर वेकेशन पेपर में, 11th चैप्टर भी डाल रहे हैं. ये तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा. अभी अपन स्टार्टिंग चैप्टर में बैठे हैं, तुम लोग 9th लेवल करवा रहे हो, बीच के टॉपिक स्किप कर दिए, कभी कोई कौन सा कर लिया, कभी कौन सा कर लिया. तो +1 इज स्कूल बेस्ड लेवल, टीचर्स के साथ कोई आपको ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है, बहस करने की जरूरत नहीं है, जो है टू द मैक्सिमम क्या करेंगे? रिकंसाइल करेंगे. असेसमेंट उनके हाथ में, 20 नंबर उनके पास हैं, तो अल्टीमेट अपना काम है कॉपरेट. मुझे बताइए, मेरी ओर से कोई बैकअप दिया जा सकता है? प्रीवियस बैच मेरे पास कंप्लीट पड़ा, प्रीवियस बैच मेरा कंप्लीट पड़े. आपको कभी भी रिक्वायरमेंट, अब लाइक +2 के केस में क्या हुआ, कोई स्टूडेंट कहता है मुझे क्लास में 10th चैप्टर आ रहा है जी, हम अभी कौन से पे हैं? 4th 1 पे. अब मेरे पास कोई जादू मंत्र की छड़ी तो है नहीं कि अल्टीमेट 10वें पे 1 मिनट से पहुंचूंगा.
अगर वैसा ही पढ़ना है स्कूल और ऐसा, फिर यहाँ पे आने का फायदा क्या हुआ? समझे ना? वहां तो बोर्ड पे नाम लिखा, हो गया। एक लेक्चर में, जिसपे आई थिंक सो मैं 4-4 5-5 लेक्चर ले रहा हूँ, एक लेक्चर में, वो भी 40 मिनट के लेक्चर में, इतनी कैपेबिलिटी अपने में नहीं, इतनी पावर हमारे में नहीं है कि हम इतना फास्ट करवा सकें। अल्टीमेटली अपा करवाते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो क्वालिटी में, क्योंकि बेस यहीं से बना। अब यहां भी अगर वही स्कूल के चक्कर में बहुत सारे पेरेंट्स चलो कहते भी हैं, सर इसको स्कूल में ये सिलेबस आएगा, स्कूल में ये पॉइंट आएगा, ऐसा पेपर आएगा, तो कोशिश करिए मैक्स टू मैक्स उसको कवर अप करने की। बट फाइनल्स में एक एक वर्ड तेरा कवर्ड होगा, विद टेस्ट आप लोगों का सारा पैटर्न कंप्लीट होगा, बट इट टेक्स टाइम। खुद भी दिमाग लगाइए कि जिन चीजों को समझने के लिए तेरे अल्टीमेट आज ये 3 घंटे हो चुके अपने को इस चैप्टर 1 पे, एंड अपा कहां पहुंचे हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। अभी भी कह रहा हूं 1.5 आवर अपना और लगेगा, जिसमें पीपीसी का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर तो चीज समझनी है तो इट विल टेक टाइम। अगर कॉम्प्रोमाइज करना है फिर तो सर जैसा मर्जी करें। तो आपका काम है जस्ट एंड जस्ट सिलेबस बताना कि सर मुझे कमिंग पेपर में ये वाले टॉपिक्स आने वाले हैं। टू द बेस्ट मैं बैकअप्स अगर प्रोवाइड कर सका तो सारे बैकअप्स ऑलरेडी पड़े हैं ऐप के ऊपर, तो उसमें आपको कवरेज मिलती रहेगी, आप सुन सकेंगे, पेपर में बैठ सकेंगे, अटेम्प्ट कर सकेंगे, घर वाले भी शांत, अल्टीमेट टीचर भी शांत, अपना काम भी बनेगा। पर वो हर टॉपिक दोबारा फ्रेशली यहाँ पे क्या करा जाएगा? करवाया जाएगा। तो हम लोग पता क्यों नहीं देते? एक बार टॉपिक अगर आपने सुन लिया ना, दोबारा वो सुनने का मजा नहीं रहता। कहते नहीं, जब फर्स्ट टाइम एक बार मूवी देख ली दोबारा देखने का मन नहीं, सेम सीन। एक बार अगर आपने टॉपिक्स एक बार सुन लिए प्रीवियस बैच में से, तो हम कहते हैं कि ठीक है काम चला लो, रिवीजन बेसिस पे अपना बैठ जाओ, पेपर पॉइंट से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। बट अब जितने स्कूल, सारे टीचर्स का अपना अपना सिलेबस, कोई कौन स्टार्ट करवा रहा है, किसी ने स्टैट्स में मीन मीडियन मोड शुरू करवाया होगा, किसी ने स्टार्टिंग के चैप्टर्स करवाए होंगे, हर वो चीज होगी, बट टाइम के अकॉर्डिंग, क्लियर। सो हैव अ फेथ ऑन, प्रॉपरली अपने टीचर्स पे फेथ रखिए, सब कुछ होगा, 1 to 1 सारा कंप्लीट करेंगे। फाइनल्स में बात करना है नंबर, ये तेरे सितंबर मिड एग्जाम एंड ऑल, ये सब कुछ क्या करने पड़ेंगे? मैनेज करने पड़ेंगे। बट हाँ, कोशिश मेरी भी है कि जो रिस्पेक्टिव सिलेबस मोस्टली स्कूल्स में होता है, वो मैं टाइम से पहले, जुलाई अगस्त मंथ में, सितंबर से पहले पहले विद रिवीजन टेस्ट आप लोगों के कंप्लीट कर दूं, क्लियर। अब कमिंग डेज में स्टैटिस्टिक्स के मेरे टॉपिक्स हो चुके हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिया था कि उसको पढ़िए, समझिए, क्योंकि रिसेंटली कोई सर एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मैंने नहीं सुना हुआ, क्लियर। एक्सेप्ट की बहुत ही लेट ज्वाइन कर, अलग चीज, आप लोग मेरे साथ कवर कर चुके, क्लियर। सो उसको प्रिपेयर करिए, सो दैट कि साथ के साथ कमिंग जब हम रिज्यूम करेंगे क्लासेस, आप लोगों के लिए सबसे पहले उन 2 टॉपिक्स का क्या होगा? टेस्ट होगा, क्लियर पॉइंट। और इधर से ये चैप्टर 1 and 2 का या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का साथ साथ पढ़ते रहिए, साथ साथ टेस्ट आप लोगों के, तभी मैं इकट्ठे वाले बाद में लूंगा, पहले चैप्टर वाइज छोटा छोटा पार्ट कर, कोई नहीं, एक एक चैप्टर करके दे दे, सफिशिएंट। समझे ना पॉइंट? और यही पॉइंट जो आप डिस्कस कर, सो बेसिकली कल की क्लास में हम लोग अपना पीपीसी, द मेन कॉन्सेप्ट क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैक्सिमम, देखना कितने पेजेस पेंडिंग है इसके बाद, इसको तो छोड़ ही दो, 1 2 3 and 4, वही छोटा सा टॉपिक है सर। लास्ट लेक्चर कल इसके ऊपर हमारा होगा, एंड चैप्टर 1 and 2 जो बाकी बच्चों के साथ सबका कंप्लीट है, आप लोगों का भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट, एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।